शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। हमारे तिरंगे की शान की रक्षा करते हुए हमारे जवान लगातार दिन रात LAC हो या LOC वहां पर लगे रहते हैं। लेकिन आज की तारीख में अगर चीन LAC पर धीरे धीरे करके पीछे हट रहा है, अगर पाकिस्तान LOC पर हमेशा घबराया सा रहता है, तो इनमें हाथों की ताकत भी है और हथियारों की शक्ति भी है। आज ऐसे ही कुछ हथियारों से आपको रूबरू कराते हैं। जो अचूक है, अविजित है, अजेय है, वही तो भारत की शक्ति है। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। भेद है, अटूट है, अविनाशी है, वही तो भारत का पराक्रम है। जो शत्रु का निश्चित विनाश है, देश का पूर्ण विश्वास है, देशवासियों की विजय की आस है, वही तो भारत के युद्धवीर हैं। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। 2 महीने से ज्यादा चला गतिरोध आखिरकार टूटने लगा है। चीन अपनी हद में लौटने लगा है। भारत माता की। अभी फैसला किया है उसमें कि हम हर एक फ्रिक्शन पॉइंट से पीछे हटेंगे, उसका तरीका क्या होगा, इसके बारे में बात किया है। लेकिन एक बात बहुत बड़ी है कि हमने बोला है कि हम इसको वेरीफाई करेंगे, बीच में विश्वास नहीं करते हैं। यूं तो चीन के ऐसा करने के पीछे कई कारण हैं, कुछ रणनीतिक, कुछ कूटनीतिक। हमारी सेना का शौर्य भी, हमारी कूटनीति का धैर्य भी। चाइना ने कुछ हद तक अपने तंबू उठा लिए हैं गलवान वैली से, गाड़ियों को पीछे कर लिया और ट्रुप्स को पीछे कर लिया 1 से 2 किलोमीटर। लेकिन उसके पीछे उनका जो टैंक्स का जमावड़ा है वो अभी भी है और ये चिंताजनक है। हिंदुस्तान को पक्का यकीन करना चाहिए कि टैंक का जमावड़ा भी जब तक वो पीछे नहीं हटाते, क्योंकि 15 मिनट के अंदर वापस आगे आ सकते हैं। ऐसे में हमको बड़े कॉशियस होना पड़ेगा। पहली चीज़ जो थी वहाँ से वो पीछे हटने की उन्होंने जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू किया है, वो वेरिफिकेशन जरूरी है। लेकिन जो 15-16 जून को गलवान में हुआ, उसकी वजह से एक भरोसा बिल्कुल टूट चुका है। उस भरोसा को कायम करना बहुत जरूरी होगा, बहुत देर लगेगी इसको, और हमको हर जगह एक हाई अलर्ट करके, हाई विजिल करके और हर जगह वेरिफिकेशन करके चलना पड़ेगा। पर नहीं, इस बार हम चीन पर विश्वास नहीं करेंगे। अगर भरोसा करेंगे तो केवल अपनी ताकत पर। आज हम भारतीय सैन्य बलों के उन अजूक हथियारों से आपका परिचय कराते हैं जो सबको उनकी हद में रखने में सक्षम है। सबसे पहले भारत के बाहुबली टैंकों से रूबरू कराते हैं। तेज रफ्तार से दौड़ते इन भारी भरकम टैंकों को देखिए। सटीक निशाने पर एक के बाद एक बरसते इन गोलों को देखिए। हवा में मार की इनकी काबिलियत को देखिए। एक नजर आग बरसाती साक्षात मौत को देखिए। टैंकों का अलग ही रुतबा होता है। लोहे के इन योद्धाओं की ताकत ही अलग होती है। ये जब रणभूमि में दौड़ते हैं तो केवल धरती नहीं हिलती, दुश्मनों के दिल हिल जाते हैं। हथियारों में ये महाबली हैं, ये भारतीय सेना के बाहुबली हैं। ये T-90 टैंक है जिसमें हम इस समय सवार हैं। कहा तो इसे T-90 जाता है, लेकिन भारत में इसका नाम है भीष्म। एक और टैंक है हमारे पास जिसका नाम है अर्जुन, विजयंत। दरअसल इतिहास के जो हमारे महापुरुष रहे हैं, इतिहास के जो हमारे योद्धा रहे हैं, उनसे जुड़ते हैं हमारे टैंकों के नाम। जिसकी नजरों में हिंदुस्तान के लिए खोट हो, वो देख ले देश के इन रक्षकों को, क्योंकि अगर इन्होंने देख लिया तो फिर कुछ करने या सोचने तक का वक्त नहीं मिलेगा। अंत निश्चित है।
न पानी में, न जमीन पर, न आसमान में। दुश्मन चाहे जो हो, जैसा हो, वो इसके निशाने से बच नहीं सकता। इसका कवच अभेद्य है, निशाना अचूक। दुश्मन अगर भूल गया हो तो आइए उसे फिर याद दिला दें कि जब भी वो नापाक नजर हिंदुस्तान की तरफ उठाने के बारे में सोचे या इरादा करे तो एक बार भारतीय सेना की इन अद्भुत सुरक्षा कवच और यमदूतों के बारे में सोच जरूर ले। इन धमाकों के बीच जब आप होते हैं, सामने होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं तो आप थर्रा उठते हैं। आप समझिए युद्ध क्षेत्र में किस तरह की परिस्थितियां रहती होंगी। दोनों तरफ से भारी गोले एक दूसरे के ऊपर साथ साथ कर दागे जाते हैं। निशाना कितना सटीक है आपका, कितना आप सही फैसला उस समय पर ले पाते हैं। एक भारी टैंक को चलाते हुए, उन सारी चीजों को देखते हुए, अपने लक्ष्य को साधते हुए ये पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। इसकी चाल दुश्मनों के सीने पर खौफ की शक्ल में सरपट भागती। इसका निशाना भीष्म प्रतिज्ञा की तरह अडिग होता है। रूस ने इसे T-90 नाम दिया था, लेकिन हिंदुस्तान गर्व से इसे भीष्म कहता है। मौजूदा दौर में भीष्म भारतीय सेना का सबसे विशालतम टैंक है। भीष्म को न परमाणु हथियार नुकसान पहुंचा सकता है, न जैविक हथियार, लेकिन इसकी जद में जो आएगा उसका बच पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस टैंक की ताकत इसकी 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन है। इस गन से कई तरह के गोले और एंटी टैंक मिसाइल दागे जा सकते हैं। इसमें ऑटोमेटिक लोडर है, फायर कंट्रोल सिस्टम भी। T-72 अजय मार्क 1 रूस के T-72 M1 का भारतीय वर्जन है। ये एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर यानी ERA से लैस है। इसे ऐसे समझिए कि ये टैंकों का कवच है। अगर दुश्मन आक्रमण करे तो टैंक के भीतरी हिस्से को नुकसान ना हो। इसमें 12 स्मोक ग्रेनेड लॉन्चर लगे हैं। इस तस्वीर के जरिए देखिए कि अगर मैदान जंग में टैंक को अपनी पोजीशन बदलनी हो तो धुएं के इस गुबार के पीछे वो कैसे ओझल हो सकता है। T-72 अजय में एक 125 mm स्मूथ बोर टैंक गन लगा है। एक 7.62 mm कैलिबर PKT मशीन गन है जिसमें 250 राउंड इस्तेमाल को तैयार एम्यूनिशन है, और कमांडर के सामने 12.7 mm कैलिबर NSB मशीन गन है। विजय या वीर गति के आह्वान के साथ इस तरीके से आप देखिए कि टैंक यहां पर गरज पड़े हैं। जोजिला पास की ऊंचाइयों से लेकर रेगिस्तानी रेतीली जमीन तक ये टैंक कितने कारगर रहे हैं, ये भारतीय सेना ने युद्ध दर युद्ध अपने आप को साबित करके दिखाया है। यहाँ पर इस पूरी परिस्थिति को आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर टैंक लगे हुए हैं और उन्हें एक तरह से आसमानी सपोर्ट वहां से दिया जा रहा है। और ये आसमान से लेकर जमीन तक की जो लड़ाई है, जिसमें सभी सेना के अंगों को एक साथ मिलकर युद्ध लड़ना है, एक साथ मिलकर दुश्मन को शिकस्त देनी है। सिर्फ हमारे युद्धक टैंक ही नहीं, हमारी आर्टिलरी भी बेजोड़ है। ये है M777A2 अल्ट्रालाइट हाउइट्जर। इसकी रेंज है 30 किलोमीटर। ये इतना हल्का है कि इसे युद्ध क्षेत्र में एयर लिफ्ट किया जा सकता है। अमेरिकी सैनिकों ने इसका प्रयोग अफगानिस्तान में किया था। भारत के पाकिस्तान और खासकर चीन से लगे इलाकों में यह बहुत उपयोगी है। भारत और अमेरिकी सरकार के बीच 2017 में हुए करार के तहत 145 हाउइट्जर 5,000 करोड़ की कीमत पर हासिल किए गए थे। भारत ने लद्दाख में करगिल युद्ध के गेम चेंजर बोफोर्स को भी तैनात किया है। ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों की लड़ाई में तोपखाने की बहुत ज्यादा अहमियत होती है, क्योंकि तोपें एक पल में युद्ध की दिशा बदल देती हैं। भारत में जब भी जय जवान कहा जाता है तो साथ में जय किसान का नारा गूंजता है, लेकिन जय विज्ञान का नारा भी उतना ही जरूरी है। यहाँ पर हमारे भारत में विकसित आप वो हथियार देख सकते हैं जो दुश्मनों के पसीने छुड़ा देता है। बोफोर्स 155 mm तोप है। इसकी मारक क्षमता अचूक है। ये रेगिस्तान से लेकर ग्लेशियर तक में सक्षम है।
आज जो बोफोर्स हम इस्तेमाल करते हैं वो अपग्रेडेड वर्जन है, जिसमें 45 कैलिबर के गोले भी इस्तेमाल होते हैं। सियाचिन की कठिन पहाड़ियों में यहाँ की जटिल परिस्थितियों में अगर दुश्मन के दिन कुछ और मुश्किल करने वाला कोई है तो वो है ये हमारे हथियार, जो पाकिस्तान के दिल में कुछ इस तरह की दहशत पैदा करते हैं कि सियाचिन में जो एक दफा उसने गलती की थी उसके बाद दोबारा नहीं करता। क्योंकि भले ही यहाँ पर युद्ध विराम है, लेकिन तैनाती कठोर से कठोर मौसम में भारत के सैनिकों को यहाँ पर रखनी ही होती है, भारतीय सेना को यहाँ पर रखनी ही होती है। कई दफा इस बारे में चर्चा हुई कि क्या यहाँ से तैनाती हटा लेनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की जो मौका परस्ती है वो इस बात की इजाजत ही नहीं देता है। K9 वज्र हाल ही में भारतीय सेना में शामिल की गई 48 टन की गन है। इसकी मारक क्षमता 38 किलोमीटर है और ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम है। इस कारण ये मैकेनाइज्ड दस्तों के साथ समान रफ्तार से दौड़ सकती है और इसमें स्मॉल आर्म्स फायर और एंटी पर्सनल माइंस से संरक्षण है और जैविक और रासायनिक हमले से भी। इनमें से कुछ हथियार लद्दाख में तैनात हैं, कुछ ऐसे हैं जिनकी जानकारी हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको उस शक्ति का एहसास हो। लेकिन लद्दाख के आसमान में जो शस्त्र शक्ति लगातार दिख रही है वो तो दुश्मनों के हाथ पांव ठंडे कर रही है। वायुसेना के ये जो ट्रांसपोर्ट विमान होते हैं उनकी अपनी बहुत बड़ी महत्ता होती है। युद्ध क्षेत्र में अगर सैनिकों को बड़ी तादाद में पहुंचाना हो तो उसमें कारगर, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये कि जिन देशों में कोई कठिनाई होती है, लोगों को वहां से निकाल कर लाना होता है, तो एयरलिफ्ट यही करते हैं। भारतीय वायुसेना इकलौती वायुसेना है जो C-17 ग्लोबमास्टर 3, C-130J सुपर हर्क्यूलिस और 276 तीन सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का प्रयोग करती है और अलग अलग परिस्थितियों में इनका पूर्ण प्रयोग होता है। ये प्लेन अपने आप में एकदम खास है। ये ऑल वेदर कैपेबल है और ये टैक्टिकल एयरक्राफ्ट है जो इंडियन एयरफोर्स के पास है एंड इसकी बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ हैं ऑपरेशनल सिनेरियो में विच हम जिसको यूज़ कर सकते हैं। हायर एल्टीट्यूड जाते ही एयर डेंसिटी कम हो जाता है, तो एयरक्राफ्ट का जो इंजन का परफॉर्मेंस है कम हो जाते हैं। हर जहाज का प्रॉब्लम है। सो दीज एयरक्राफ्ट आर सो पावरफुल, इतना पावरफुल है कि उसके बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा लोड लेके उतना हाई एल्टीट्यूड, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ले बता सकता हूँ, ले इज अराउंड 11,000 फीट अबव मीन। दरअसल हर छोटे बड़े ऑपरेशन में लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता होती है। भारतीय वायुसेना की कार्गो फ्लीट की जिम्मेदारी है निर्धारित क्षेत्र तक सैनिक और उपकरणों की जल्द से जल्द तैनाती, और इसके लिए वायुसेना के पायलट्स और इंजीनियर्स 24 घंटे मुस्तैद रहते हैं। कभी भी 24 आवर में कभी भी हमें कॉल आ सकता है और उसके लिए हम लोग तैयार रहते हैं हमेशा। हमें गर्व होता है कि हम भारतीय वायुसेना का पार्ट हैं और देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। आर्मामेंट रोल के लिए भी जैसे कहीं जाना है तो आर्मामेंट रोल के लिए तैयार होता है, एम्बुलेंस भर्सन के लिए तैयार होता है, नॉर्मल फ्लाइंग के लिए तैयार होता है, नॉर्मल एक्टिविटी के लिए। तो अलग अलग एक्टिविटी के लिए अलग अलग टाइम चाहिए। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम मानते हैं कि हम शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में एयरक्राफ्ट को रेडी कर सके एज ए मेंटेनेंस टीम एंड हमारे फ्लाइंग क्रू को एयरक्राफ्ट प्रोवाइड कर सके कोई भी रेस्क्यू मिशन के लिए। ये मेंटेनेंस काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है जहाज का। बिना मेंटेनेंस के कोई भी एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर सकता। संघर्ष की स्थिति में ऐतिहासिक तौर पर ट्रांसपोर्ट विमानों का बड़ा किरदार रहा है। 1971 की युद्ध में जब पाकिस्तान के साथ पूर्वी और पश्चिमी दोनों मोर्चों पर लड़ाई चल रही थी, तब तेजी से ट्रूप मूवमेंट इन्हीं की कार्यकुशलता से संभव हुआ था। वो राष्ट्र रक्षा का जज्बा ही होता है जिससे लगातार एक के बाद एक युद्ध क्षेत्र में ये उड़ान भरते हैं। इसमें जो जुनून और एक अलग तरह का एडवेंचर है जो कि हर दिन हर पल देखने को मिलता है, अलग अलग तरह के मिशंस करने को मिलते हैं, उसने मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरित किया। फॉर अ ट्रांसपोर्ट पायलट इट इज़ नॉट ओनली अबाउट फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट, इट इज़ ऑल्सो अबाउट हाउ यू गो, वेयर यू गो एंड व्हाट यू डू। देखने में बहुत भारी भरकम नाम है हर्क्यूलिस, लेकिन ये रेत से लेकर दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टी पर लैंड कर चुके हैं। कहने का मतलब ये कि इन्हें
कहीं पर भी लैंड करने के लिए बहुत ज्यादा जगह की आवश्यकता नहीं होती है और इसीलिए जिस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, जिस तरह की आवश्यकताएं होती हैं, बहुत कारगर, बहुत सटीक साबित होते हैं। लेकिन उसके साथ ही उतना ही महत्वपूर्ण है कि जो हाथ इन्हें उड़ाते हैं, जो पायलट इनमें सवार होते हैं, उनकी भी सूझबूझ, उनकी भी शक्ति बेमिसाल होती है। लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप पर लैंड करके भारतीय वायुसेना ने विश्व रिकॉर्ड बनाया। 16,614 फीट की ऊंचाई पर इससे पहले C-130J ने कभी लैंड नहीं किया था। की अपनी स्पेसिफिकेशंस होती हैं, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये शॉर्ट रनवेज पे, सेमी प्रिपेयर्ड या अनपेव्ड रनवेज पे भी लैंड कर सकता है। इस मशीन की सबसे खास बात यह है कि जितना बड़ा इसका साइज है, जितना इसकी ज़्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी है या फिर जिस तरह के एंड्योरेंस है, उसके हिसाब से इसको जो लैंड और टेक ऑफ करने के लिए जो रनवे की पट्टी चाहिए होती है वो बहुत कम चाहिए होती है और हम अनप्रिपेयर्ड सरफेस में भी इसको लैंड एंड टेक ऑफ करा सकते हैं। हमेशा कहा गया कि भविष्य के युद्ध में वायुसेना की जरूरत पड़ेगी। बालाकोट जैसे ऑपरेशन के बाद समझ लीजिए कि वो भविष्य आ चुका है। भारतीय वायुसेना के नवीनीकरण के लिए एक तरफ राफेल जैसे घातक फाइटर बेड़े में शामिल किए गए हैं, तो अपाचे जैसे अटैक हेलीकॉप्टर हैं जो युद्ध की स्थिति में आक्रमण मजबूत करेंगे। ऐसा ही किरदार है चिनूक हेलीकॉप्टर्स का। ये भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं। इनकी शक्ति इस बात से समझिए कि 12 से 15 टन का वजन लेकर ये उड़ान भर सकते हैं। युद्ध के क्षेत्र में चाहे सेना का भारी भरकम साजो सामान पहुंचाना हो या फिर बड़ी संख्या में ट्रूप्स को पहुंचाना हो, ये चिनूक हेलीकॉप्टर्स हर जगह कारगर साबित होते हैं। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद दिखाएंगे हमारे फाइटर प्लेन्स की ताकत। आप देखते रहिए आज तक। ये करगिल युद्ध का अचूक अस्त्र है MiG-29, जिसने दुश्मन के होश उड़ा दिए थे। एक तरह से हम देखें तो भले ही विमान रूसी है, लेकिन भारत में जितना इस्तेमाल हुआ है अब ये लगभग स्वदेशी हो चुका है। इसमें जिस तरह के अपग्रेड्स हुए हैं, जिस तरह के अपडेट्स हुए हैं, उसने इसे इतना सक्षम बना दिया है कि कहीं भी युद्ध लड़ा जाए, ये भारत का अचूक अस्त्र हर जगह साबित होंगे। आकाश में मंडराए भारतीय बाज तो बिल में छिपा ड्रैगन। भारत ने भी इस प्रकार से बहुत कुछ अपना एंटी एयर डिफेंस भी कर लिया है। बाकी नए हथियार, टैंक्स T-90, उसके बाद M777 जो गन्स हैं, हमारे अपाचे के जो अटैक हेप्टर हैं, उनका इस्तेमाल भी के लिए हमने भेज दिया है और जो फॉरवर्ड एयर फील्ड हैं उनको एक्टिवेट कर दिया है। हालात बने हुए हैं आज के दिन में लद्दाख के कारण। चाइना की एयरफोर्स तैनात है, इंडियन एयरफोर्स तैनात है, कुछ चाइनीज जहाज एक्सरसाइज के नाम पे गए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। इन हालात में इंडियन एयरफोर्स जो आज 30 स्क्वाड्रन तक नीचे आ चुकी है, उनके रफाल के आने से एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी इंडियन एयरफोर्स की बढ़ जाएगी। भारत की अग्रिम तैयारी की खबरों ने चीन के पैर उखाड़ दिए। हालांकि उसकी सांसें तभी उलझने लगी थी जब से उसने भारत की मौजूदा शक्ति का आकलन शुरू किया था। भारतीय वायुसेना MiG-29, MiG-27 और MiG-21 विमानों का भी प्रयोग करती है। MiG-29 ट्विन इंजन सिंगल सीटर एयर सुपीरियरिटी लड़ाकू है। इस विमान का शक्ति प्रदर्शन हमें लगातार लद्दाख के आसमानों में देखने को मिला। करगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर के जरिए भारतीय वायुसेना का बहुत बड़ा योगदान था और जिस स्क्वाड्रन ने सबसे अधिक सॉर्टीज वहां की थी वो एक MiG-29 की ही स्क्वाड्रन थी। MiG-27 एक सिंगल सीटर सिंगल इंजन टैक्टिकल स्ट्राइक फाइटर है, तो MiG-21 बाइसन एक मल्टी रोल फाइटर जो ग्राउंड अटैक में पारंगत है। विंग कमांडर अभिनंदन MiG-21 बाइसन में ही सवार थे।
जब उन्होंने पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। तकनीकी तौर पर F-16 MiG-21 से बेहतर और उन्नत विमान है, लेकिन एक तरफ होते हैं उपकरण और दूसरी ओर होते हैं इंसान। यही भारतीय वायुसेना की खूबी है कि हमारे पायलट्स विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। जो एक्सपोजर इंडियन एयरफोर्स में मिलता है आपको, वो एक स्टव पाइप टाइप का एक्सपोजर नहीं है। आपको बहुत ही ब्रॉड काइंड ऑफ एक्सपोजर मिलता है। एंड आप जब एक दूसरे के साथ फ्लाई करते हैं विद इन एयरफोर्स, सो आप एक किसी फ्रेंची सिस्टम के साथ फ्लाई कर रहे हैं, कभी आप रशियन सिस्टम के साथ फ्लाई कर रहे हैं, कभी आप इंडिजिनस के साथ फ्लाई कर रहे हैं, आप LCA, सो इट इज वेरी वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस ओवरऑल, एंड दैट इज आवर स्ट्रेंथ आई थिंक। मौजूदा हालात में सरहद पर भारत और चीनी सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचकर चीन को सीधी चुनौती दी है। इस वक्त हम वायुसेना के एक फॉरवर्ड एयर बेस पर मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ फाइटर पायलट मौजूद हैं और उनसे जानेंगे किस तरह से वायुसेना की तैयारी है। आपसे जानना चाहूंगा सर कि इस वक्त आप लोग फॉरवर्ड एयर बेस पर हैं, मौजूदा जो हालात हैं, दोनों सेनाओं के बीच में झड़प हो चुकी है, क्या तैयारी है वायुसेना की? भारतीय वायुसेना ऑपरेशंस के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वायु शक्ति जो कि युद्ध का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है और इस इलाके में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। हमारे पास सभी चुनौतियों से लड़ने के लिए सभी संसाधन हैं और भारतीय वायुसेना हर तरीके से तैयार है किसी भी चैलेंज को मीट करने के लिए। अब तक भारतीय वायुसेना के पास जो फाइटर मौजूद हैं, उनमें है सुखोई 30 MKI, 2500 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार के साथ ये तमाम तरह के मीडियम रेंज गाइडेड हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल ले जाने में सक्षम है। मिराज 2000 एक मल्टी रोल फाइटर है। इनके निर्माता वही हैं जिन्होंने राफेल विमान का निर्माण किया है। छब्बीस फरवरी को भारतीय वायुसेना के 12 मिराज विमान पाकिस्तानी सीमा में दाखिल हुए थे और जैश के टेरर लॉन्च पैड पर लेजर गाइडेड बम गिराकर एंटी टेरर मिशन पूरा किया था। भारत के फाइटर्स में जैगवार भी शामिल है, जो एक ट्विन इंजन सिंगल सीटर डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है। और साथ ही है स्वदेशी तेजस, जो अपनी श्रेणी का सबसे छोटा और सबसे हल्का मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर है। देखने में छोटा है लेकिन गंभीर घाव करने में सक्षम। ये हमारा स्वदेशी था, इंडिजिनस था। इस कारण जो है मैंने क्यूरियोसिटी थी हमारी कि मैं एक बार तेजस में बैठूं और मैं ये अनुभव करूं कि वास्तव में तेजस की फ्लाइंग कैसी होती है और किन परिस्थितियों में हमारे जो पायलट्स होते हैं उनको इस प्रकार के फाइटर प्लेन्स को फ्लाई करना पड़ता है। इस कारण मैं बैठा। दुश्मन जब सामने आता है तो दिन का उजाला ढूंढकर नहीं आता है, बल्कि रात के अंधेरे में दबे पांव भी आता है और इसीलिए वायुसेना की जिम्मेदारी अतिरिक्त बढ़ जाती है। जितना दिन में हम फ्लाइंग का अभ्यास देखते हैं, उतनी ही रात को तरजीह दी जाती है, रात को तवज्जो दी जाती है। हालांकि यहाँ पर आप सिर्फ वो आवाज सुन सकते हैं, रात के अंधेरे में आप उन विमानों को देख नहीं सकते हैं, लेकिन अभ्यास चल रहा होता है क्योंकि रात की जो फ्लाइंग होती है उसकी कुछ खास जरूरतें होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से ही परफेक्ट किया जा सकता है। पूरी हमले के बदले में भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान भी सेना के कमांडोज को सरहद पार पहुंचाने में भारतीय वायुसेना का रोल निर्णायक था। Mi-17 V5 मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर है जो 4 टन तक वजन उठाने में सक्षम है। यह हेलीकॉप्टर साजो सामान से लैस 20 से 22 सैनिकों को आसानी से तैनाती के लिए ले जा सकते हैं। ये अपाचे हेलीकॉप्टर है, भारतीय वायुसेना का सबसे नया मेहमान। एक अटैक हेलीकॉप्टर है। भारतीय वायुसेना की क्षमता पूरी दुनिया में कई गुना इसके साथ बढ़ गई, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी हैं जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। मसलन ये कि जब यह हवा में उड़ान भरता है तो हवा से हवा में मार करने की क्षमता देता है।
अमेरिका में निर्मित अपाचे हेलीकॉप्टर दिन और रात में उड़ान भरने में सक्षम है, हर तरह के मौसम के अनुकूल है, युद्ध की स्थिति में अचूक है और उड़ान के दौरान अगर दुश्मन का निशाना भी लग गया तो नुकसान झेलने की क्षमता भी है। इसके नोज पर सेंसर लगा होता है जिससे टारगेट पर निशाना साधा जा सकता है। फाइटर प्लेन्स की तरह ये भी दुश्मन के क्षेत्र में आतंक निरोधी एक्शन में सक्षम है। ये डेफिनेटली अपना जो फायर पावर और एक्यूरेसी है इसमें गेम चेंजर है। सो एयर फोर्स इज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस चेंज। किसी भी एयरबेस के लिए जरूरी है कि जितना अच्छा उसके आक्रमण की क्षमता है, जितनी मजबूत आक्रमण क्षमता है, उतनी ही अच्छी उसकी रक्षा प्रणाली भी हो। जो भारत के बारे में, भारतीय वायुसेना के बारे में खास बात है वो ये कि हम मशीनों पर कम निर्भर करते हैं और इंसानी शक्ति पर ज्यादा निर्भर करते हैं। अधिकतर फाइटर एयरबेस की दूरी सीमा से बहुत ज्यादा नहीं होती ताकि आक्रमण की स्थिति में बिल्कुल समय न लगे, लेकिन इसका एक और मतलब होता है कि ये भी दुश्मन के निशाने पर रहते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ हुए हर युद्ध में इन्हें निशाना बनाया गया, लेकिन अगर दुश्मन कभी भी कोई नुकसान पहुंचाने में कामयाब नहीं हुआ तो इसकी वजह है हमारी रक्षा प्रणाली। कितना जरूरी होता है एक एयरबेस की सुरक्षा को दुरुस्त रखना? देखिए, आप ये समझ लीजिए कि अगर एयरबेस सुरक्षित ना हो तो यहाँ से आप लड़ाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर अटैक इस बेस पर अटैक हुआ, यहाँ डैमेज हुआ, रनवे डैमेज हो गया या हमारे इंस्टॉलेशन डैमेज हो गए तो फ्लाइंग नहीं हो पाएगी। फ्लाइंग बहुत रिस्ट्रिक्शंस पड़ेगा। तो हमारी जो रेड जाएगी, स्ट्राइक जानी होगी या हमारे जो एयर डिफेंस एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करने होंगे इस बेस से, वो नहीं कर पाएंगे। हमारे पास 2 फ्लाइट्स है, कॉम्बैट फ्लाइट्स हमारे पिचौरा डिफेंस सिस्टम के, जो मेरी स्क्वाड्रन के हैं, जो हम यहाँ पे डिप्लॉयड है और हमारा काम है इस बेस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, इसकी रक्षा करना। सर, इसमें हम देखते हैं कि कुछ सेकंड्स में कब विमान आते हैं, निकल जाते हैं, तो यानी आपका जो खतरा है जिससे आप लड़ रहे हैं वो भी कुछ पलों का खेल है। बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ पलों का ही खेल है, क्योंकि जो जहाज है, जो दुश्मन का जहाज आएगा वो हमारे ऊपर आएगा लगभग 900 से 1100 किलोमीटर प्रति घंटे पे। अच्छा, मीटर्स में बात करें तो 250 से 350 मीटर प्रति सेकंड उसकी गति है जी। उस स्पीड से आ रहा है वो जहाज, तो उसे उतनी जल्दी डिटेक्ट करके उसे ढूंढ कर उसके ऊपर लॉक लेकर इससे मारना है और फिर उसके साथी जहाज पे भी जाना है, क्योंकि कोई भी दुश्मन जहाज अकेला नहीं आएगा, उसके साथ और भी जहाज होंगे, वो हमेशा एक पैकेज में आएगा। तो उन सभी जहाजों को दूर ही मारना है ताकि इससे पहले कि वो अपने वेपन लोड हमारे ऊपर डाल सकें। भारत की रक्षा प्रणाली की विस्तृत तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। AWS यानी आकाश वेपन सिस्टम, ये रक्षा प्रणाली भी है और दुश्मन के हथियार की टोह भी लेता है। इसकी डिजाइनिंग से लेकर निर्माण तक शुद्ध रूप से भारतीय है। ये एक ऐसा डिफेंस सिस्टम है जो जमीन से हवा में मार करने वाले सुपरसोनिक मिसाइलों से लैस है। स्वदेशी तकनीक से विकसित पहली मिसाइल प्रणाली। आकाश हथियार प्रणाली को वायुसेना और थल सेना दोनों में शामिल किया गया है। इस सिस्टम को बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाले फाइटर जेट्स के लिए लगाया गया है। इसकी रेंज 150 से 300 किलोमीटर के बीच है। यह सिस्टम लॉन्ग रेंज बॉम्ब से बचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इन्हीं की जगह लेने के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद की प्रक्रिया चल रही है। चीन के लाख आपत्ति के बावजूद यह प्रणाली भारत आने ही वाली है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वो 2 हथियार जो हमारी सेनाओं को और घातक बना देंगे। देखते रहिए आज तक। ये डिलीवरी तो एक्चुअली मई के अंत तक हो जानी थी जी। लेकिन अब कोरोना से फ्रांस भी प्रभावित है, बट नेचुरल है कि
कुछ ऐसे कारण थे जिन कारणों से विलंब हुआ था, और हमारा भी यहाँ पर अंबाला में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए था उसके लिए, उसमें भी थोड़ा सा समय लग रहा था। मैं समझता हूँ कि जुलाई के अंत तक राफेल भारत की धरती पर होगा। दुनिया के सबसे आधुनिक विमानों में से एक, समूचे क्षेत्र में इतना ताकतवर फाइटर किसी के पास नहीं। पता है कि हमारे पास 36 राफेल आने वाले हैं, हमारे पास Su-30 काफ़ी हैं, और जब Su-30 को राफेल के साथ मिल के एक पैकेज में यूज़ किया जाए, इसकी एम्प्लॉयमेंट फिलॉसफी अकॉर्डिंगली बनाई जाए, तो ये एक बहुत ही पोटेंट फोर्स हो सकती है। राफेल एक ट्विन इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट है जो सभी कॉम्बैट एविएशन मिशन में सक्षम है। बहुमुखी राफेल वायु में श्रेष्ठता और रक्षात्मक भूमिका निभा सकता है। क्लोज एयर सपोर्ट हो या सटीक इन डेप्थ स्ट्राइक या फिर टोही विमान की जिम्मेदारी, राफेल ये सब कर सकता है। साथ ही इसमें खूबी है एंटी शिप स्ट्राइक और परमाणु अवरोध की। ये दुनिया का सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसका तोड़ किसी के पास नहीं है। अगर देश पर मिसाइल, मानव रहित टोही विमान और लड़ाकू विमान एक साथ आक्रमण भी कर दें तो ये एक साथ सबको मार गिरा सकता है। मल्टीपल टारगेट को नष्ट करने में सक्षम ये प्रणाली बहुत तेजी से डिप्लॉय होती है। ये उन चंद हथियारों में शामिल हैं जिसकी वजह से हमारे दुश्मन हमसे थर-थर कांपते हैं, लेकिन हकीकत सबसे बड़ी यही है कि इन हथियारों से भी मजबूत हैं हमारे हाथ। अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।